रही ना। देखिए, कल हमने आर्थिक क्रियाओं में कृषि को पढ़ा था, कृषि, और कृषि में हम पढ़ रहे थे जीवन निर्वाह कृषि। हमने सारी कृषियों के बारे में एक बार नाम सबके जान लिए, और हमने जीवन निर्वाह कृषि में सबसे पहले एक कृषि पढ़ी थी, कौन सी? स्थानांतरित कृषि। कौन सी कृषि पढ़ी थी बेटा? स्थानांतरित कृषि। कंप्लीट पढ़ लिया था नहीं इसको? समझ में आ गया नहीं वाला? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, 1 मिनट में रिपीट करता हूं, एक स्थान से, ये क्या बोल रहे हैं साहिल कुमार, ज्योग्राफी की बुक क्यों क्यों क्या बोल रहे हैं साहिल? क्या बोल रहा है भाई? जो ज्योग्राफी की बुक क्यों से चला, क्या है नाम बता दो, कौन कौन सी चलेगी? वो कौन सी चलेगी इसके अंदर ज्योग्राफी की? ज्योग्राफी की बुक कौन कौन सी चलेगी, नाम नहीं पता तेरे को? नहीं सर। उस दिन मैंने इसके बारे में बताया था स्टार्टिंग में ही। सर वो क्लास में लेट ज्वाइन की थी। देखो एक बार, देखो 2 बुकें चलेगी। एक तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, एक पुस्तक तो ये चलेगी जो हम पढ़ रहे हैं वर्तमान में। एक पुस्तक तो ये है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, एक है मानव या लोग और अर्थव्यवस्था, ये है लोग व अर्थव्यवस्था, लोग व अर्थव्यवस्था। ये भारत की पुस्तक है, इसमें भारत से रिलेटेड आएगा। ये विश्व की पुस्तक है, विश्व से रिलेटेड आएगा। एक आएगी आपकी प्रायोगिक भूगोल, प्रायोगिक भूगोल। अब आप बुक सेलर के पास जाओगे तो आपको प्रायोगिक भूगोल में 2 किताबें देगा। एक तो वर्क बुक जो लैंडस्केप में आती है, वही लेनी है आपको, खाली वाली। दूसरी वाली लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? 2 बुक नहीं लेनी प्रैक्टिकल की, एक ही लेनी है जिसमें आपको भरना है। और प्रैक्टिकल की बुक अभी लेनी है, अभी लेनी है, क्योंकि बाद में फिर ये प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिकल की बुक के बारे में। तो कोर्स जैसे लो तो प्रैक्टिकल की बुक भी आप साथ साथ ले लेना। आप समझ में आ गया क्या? ठीक हो? 3 पुस्तकें हैं बेटा, लिख लो आराम से। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, भारत लोग और अर्थव्यवस्था। सर ये एनसीईआरटी बुक है क्या? एनसीईआरटी है बेटा, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बिल्कुल एनसीईआरटी है। जो हमारी पहले वाली बुक थी ना, वो तो 2 बुकों को एक ही बुक में समाहित किया था। तो एनसीईआरटी में क्या है, 2 बुक अलग से है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, भारत लोग और अर्थव्यवस्था, और एक प्रायोगिक भूगोल। 3 पुस्तकें आएंगी, ठीक है। स्थानांतरित कृषि में एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए थे, कृषि कार्य किया था, ठीक है। क्षेत्र कम था, कतरन दहन किया ना, तो क्षेत्र क्या था? कम था। और तकनीक आदिम थी, तकनीक क्या थी? आदिम थी। अब कहाँ की जाती है, पढ़ा हमने विश्व के उष्णकटिबंधीय भागों में, विश्व के उष्णकटिबंधीय भागों में आदिम तरीके से जो कृषि की जाती है वो कौन सी है? स्थानांतरित कृषि है। और अलग अलग नाम थे, हम नामों की चर्चा कर रहे थे कि स्थानीय नाम, जो स्थानीय नाम है, देखिए स्थानांतरित कृषि को हम भारत में बोलते हैं झूम कृषि। कहाँ बोलते हैं? उत्तरी पूर्वी राज्यों में, असम वाले क्षेत्रों में क्या बोलते हैं? झूम या झूमिंग, ठीक है। भारत में हम बोलते हैं बेबर धैया, मध्य प्रदेश में। आप लिख लेना, हालांकि नोट में डाल दूंगा, लेकिन आप अभी नोटबुक वगैरह लेके बैठा करो, कोई भी प्रश्न आ जाए हो जाए बाद में नोट में वो प्रश्न लिखना भूल जाऊं। तो ये लाइव का मतलब क्या है?
कि आप से क्वेश्चनिंग होती रहे, आप उस क्वेश्चनिंग को समझते रहे। ठीक है, पेड़ा या पोड़ू आंध्रा में, कुमारी या कोलम केरला में। ठीक है, राजस्थान में बोलते हैं इसे बालरा, राजस्थान में बोलते हैं बत्रा, बत्रा बालरा क्या बोलते हैं राजस्थान में। बालरा पश्चिमी राजस्थान में, बत्रा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, इसको बत्रा कहते हैं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। दूसरे देशों की बात करें तो आपकी बुक में जो दिया हुआ है मध्य अमेरिका। सर ये क्या लिखा हुआ है? क्या हुआ बेटा? सर ये आगे क्या लिखा हुआ है? कुमारी आगे क्या लिखा हुआ है? कोलम, कोलम, कुमारी कोलम। मध्य अमेरिका और आपके मेक्सिको में, कल बता दिया था मैंने इस चीज को, क्या बोलते हैं बेटा? मिल्पा। यह अपना क्या वीडियो लास्ट एंड हो गया था। मेक्सिको और मध्य अमेरिका में बोलते हैं मिल्पा। इसके अलावा आपके इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में बोलते हैं लादाख। कल भी पूछ रहा था क्या लिख दिया सर आपने, लादाख बोलते हैं। श्रीलंका में इसे बोलते हैं चेना। श्रीलंका में क्या बोलते हैं? चेना। ब्राजील में इसे बोलते हैं रोका। वेनेजुएला में इसे बोलते हैं कोनुको। जायरे में इसे बोलते हैं मसोल। ठीक है, तो ये नाम स्थानीय नाम है। कृषि पद्धति तो वही है, काटना जलाना करना, प्रोसेस तो वही है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। बताओ क्लियर है? समझ में आ गया बेटा? अब अगली जो कृषि है, इससे जो अगली कृषि है, अब आपकी बुक के लगभग सारे नाम तो आ गए, इसके अलावा भी मैंने कुछ नाम लिखवा दिए। अगली कृषि है आपकी, मिटा दूं ना? देखिए, गहन जीवन निर्वाह कृषि। इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रश्न आया हुआ है बेटा यहां से। गहन जीवन निर्वाह कृषि, देखो यहाँ नाम से स्पष्ट है कि उद्देश्य तो क्या है बेटा? जीवन निर्वाह है। उद्देश्य क्या है? जीवन निर्वाह। सीधी सी बात है। अब वो स्थानांतरित थी, उसका उद्देश्य भी जीवन निर्वाह, लेकिन वो आदिम थी और ये क्या है? आधुनिक है। वो आदिम थी, वो ये क्या है? आधुनिक है। उद्देश्य इसका जीवन निर्वाह है, और इसमें जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? छोटा होता है। बड़ा विस्तृत क्षेत्र इसमें नहीं होता, क्योंकि आप एक चीज ध्यान रखना, क्षेत्र छोटे होने की बात बता दूं, क्योंकि यह जो कृषि की जाती है ये विश्व के, ये बिल्कुल ध्यान रखना बेटा, विश्व के विकासशील देशों में की जाती है। कौन से देशों में? विश्व के विकासशील देशों में की जाती है। और विश्व के विकासशील देश जो भी है, उन देशों में आप देखना जनसंख्या की सघनता होती है। जनसंख्या की सघनता होगी, और आपको पता है जनसंख्या की सघनता का मतलब है जनघनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। और जनघनत्व जहां पर ज्यादा है तो लैंड यानी भूमि का क्षेत्र क्या होगा? कम होगा। भूमि का क्षेत्र क्या होगा? कम होगा। और भूमि का क्षेत्र कम हुआ तो एक छोटी सी भूमि पर ज्यादा लोग क्या करेंगे?
निर्भर करेंगे। एक छोटी सी भूमि पर ज्यादा लोग निर्भर करेंगे और ज्यादा लोग निर्भर कर रहे हैं, इसलिए इस कृषि को क्या नाम दिया है? गहन जीवन निर्वाह कृषि। गहन जीवन निर्वाह कृषि। तो भूमि का क्षेत्र कैसा है? छोटा है और तकनीकी आधुनिक तकनीकी है, आधुनिक तकनीकी है और आधुनिक तकनीकी के साथ साथ उद्देश्य जीवन निर्वाह का तो है, लेकिन अधिक उत्पादन करना, अधिक उत्पादन करना इसका उद्देश्य है। अधिक उत्पादन कैसे किया जाएगा बेटा? अधिक उत्पादन के लिए एक तो उन्नत बीजों का प्रयोग, ठीक है, उन्नत खाद का प्रयोग, दवाइयों का प्रयोग, सिंचाई का प्रयोग, जो भी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, भाई हमारा उद्देश्य है प्रोडक्शन बढ़ाना, प्रोडक्शन बढ़ाना। तो यहाँ पे हम सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे यंत्रों का उपयोग नहीं होता। विशेष कार्य में ही यंत्रों का उपयोग किया जाएगा। विशेष कार्य में क्या है? यंत्रों का उपयोग किया जाएगा विशेष कार्य में, ठीक है, ठीक है। जैसे फसल बो रहे हैं तो यंत्र का उपयोग कर लिया, लेकिन बाद में यहाँ पे लोग ही इतने, परिवार के सारे 10, 20, 50 सदस्य मिलकर काम करेंगे, तो लोग ही इतने हैं, तो संपूर्ण कार्य मतलब बोने का कार्य है कर दिया। कई जगह तो ऐसे है कि आज भी वो ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पे परंपरागत रूप से बोने का काम भी कैसे किया जाता है? आपके घरेलू जो यंत्र है, जैसे आप ट्रैक्टर वगैरह से नहीं करेंगे, वो ऊंट गाड़ी, ऊंट या बैल, इनके माध्यम से करेंगे। और सारा काम कौन करेंगे? सारा काम श्रमिकों के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? श्रमिकों के द्वारा किया जाएगा। श्रमिक कौन? घर के सदस्य। संपूर्ण कार्य, अब संपूर्ण कार्य घर के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। तो क्या है इसमें? जो काम करने वाले श्रमिक है वो अधिक है, भूमि है छोटी, श्रमिक है अधिक। तो ये ध्यान रखना कि वो एक एक पौधे पे नजर रखेंगे, एक एक पौधे पे नजर रखेंगे। और एक एक पौधे पे नजर रखने का मतलब है बेटा लास्ट में परिणाम क्या मिलेगा? उत्पादन प्रति हेक्टर हमें क्या मिलेगा? ज्यादा। प्रति हेक्टर क्या मिलेगा? ज्यादा। और ज्यादा श्रमिक है इसलिए उत्पादन प्रति व्यक्ति क्या मिलेगा? कम। प्रति हेक्टर ज्यादा मिलेगा और प्रति व्यक्ति क्या मिलेगा? कम। ये चीज ध्यान रखना, उत्पादन प्रति हेक्टर क्या मिलेगा? ज्यादा, और प्रति व्यक्ति क्या मिलेगा? कम मिलेगा। प्रति व्यक्ति कम इसलिए मिलेगा बेटा 20 लोगों के 20 लोग काम कर रहे हैं, 20 लोगों को उस कृषि क्षेत्रों में काम करने के लिए मिल रहा है, और 10 लोगों के भरण पोषण के लिए जमीन है। अब उन्होंने कैसे तैसे करके और प्रोडक्शन 10 से लेके 15 लोगों तक बढ़ा दिया, तकनीकी प्रयोग करके, खाद प्रयोग करके, उन्नत बीज प्रयोग करके, सिंचाई का सही प्रयोग करके, और प्रोडक्शन 10 से कितना बढ़ा दिया? 15 बढ़ा दिया। लेकिन ये 20 लोगों का प्रोडक्शन थोड़ी हुआ, 20 लोगों का प्रोडक्शन वो लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रति हेक्टर उत्पादन, जैसे 1 बीघा में 5 बोरी होनी चाहिए, 5 क्विंटल होना चाहिए, तो वह 1 बीघा में 5 क्विंटल की जगह 8 क्विंटल होने लग गया। यानी बीघा की तुलना में या हेक्टर की तुलना में प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन लोगों की तुलना में प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। बताओ समझ में आ गया क्या? यहाँ से बोर्ड में प्रश्न सीधा सीधा सा आया हुआ है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि गहन कृषि में अंतर पूछा है। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें ये वो दोनों समझ में आ जाएगी, उसके बाद आराम से आप अंतर कर सकते हो। ये समझ में आ गया। अब प्रश्न जो आया हुआ बोर्ड में क्षेत्र को लेकर के, ये जो क्षेत्र है इसमें क्या है? छोटा है। लेकिन हम जो विश्व में कहाँ की जाती है, तो विश्व में कहाँ की जाती है?
तो विश्व में यह कृषि की जाती है मानसून एशिया में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बेटा, ये बोर्ड में आ चुका है। प्रश्न क्या है था, मानसून एशिया में कौन सी कृषि की जाती है, ये प्रश्न आपके आ चुका है। मानसून एशिया में कौन सी कृषि की जाती है, तो प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गहन जीवन निर्वाह कृषि। कौन सी कृषि की जाती है, गहन जीवन निर्वाह कृषि। मानसून एशिया में कौन सी कृषि की जाती है, तो मानसून एशिया में गहन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। अब आपको मैं बात समझाऊं सामने कि मानसून एशिया को लेकर के आपके मन में एक आया होगा कि मानसून एशिया कौन सा हुआ। तो मानसून एशिया में देखो, हम बात करें भारत, भारत मानसून एशिया का मुख्य बिंदु हो गया, ठीक है। भारत के अलावा आपके म्यांमार में भी सारे जो रीजन हैं मानसून एशिया के, वो आपको बता देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए। मानसून एशिया में आपके एक तो आ गया इंडिया यानी भारत, भारत के अलावा आपके पाकिस्तान मानसून एशिया में आता है, बांग्लादेश, मैं जहां जहां लिख रहा हूं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार, ठीक है, थाईलैंड, इंडोनेशिया का पार्ट, इधर देखिए चाइना, आपके जापान, कोरिया का दक्षिणी भाग, बेटा दक्षिणी और उत्तरी ये दोनों भाग है, ये किस में आते हैं, मानसून रीजन में आते हैं। यानी मैं बात करूं, ये पूरा एरिया जो मैं जहां से सर्कल कर रहा हूं, ये पूरा एरिया जो है ये किस में आता है, मानसून क्षेत्र में आता है, जो मानसून से प्रभावित है। बेटा जिसने मैप पढ़ा है 11th क्लास में उसको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, जिसने मैप पे ध्यान नहीं दिया वो थोड़ा देख रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रही बात। भारत और भारत के पड़ोसी देश जितने भी है वो आपके मानसून एशिया में आते हैं। और आपने पढ़ा था कि जो मानसून है वो दक्षिणी यानी 0 डिग्री जो अक्षांश है उससे आपकी दक्षिणी जो पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं ये पछुआ पवनों के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और ये यहाँ पे क्या करती है, मानसून का कारण बनती है। किस कारण बनती है, मानसून का कारण बनती है। ये मानसून एशिया का जो रीजन है इसमें आपके क्या यह कृषि की जाती है। और ये ध्यान रखना मानसून एशिया का रीजन है उसमें कौन से देश है भाई, विकासशील है। और आप देखना विश्व की 60%, 61% जनसंख्या, 60 प्लस बोल दो आप, 60 प्लस जो जनसंख्या है वो हमारे इन भागों में है, यानी एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप में भी किस भाग में है, इस वाले भाग में निवास करती है सबसे ज्यादा जनसंख्या विश्व की। तो जनसंख्या की क्या है सघनता, तो जनसंख्या घनत्व भी क्या है ज्यादा, इस कारण से यहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, मानसून एशिया में कौन सी कृषि की जाती है, गहन जीवन निर्वाह कृषि। अब आपका अगला बिंदु आता है कि जो हमारी ये कृषि है इसको हम इस मानसून एशिया में भी जो वर्षा की जो मात्रा है, वर्षा की मात्रा हमें कितनी मिल रही है, उस वर्षा की मात्रा के आधार पे हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, इस कृषि को 2 भागों में बांटते हैं। बेटा एक तो है भाई जो स्टूडेंट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि कोई स्टूडेंट आ रहा है जा रहा है, क्लास ले रहा है फिर ड्रॉप कर रहा है अपनी मन मर्जी से। बेटा जब तक आप क्लास मन लगा के नहीं लेते हो, कोई भी क्लास, चाहे वो अपनी क्लास हो, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस की हो, जब तक आप पूर्ण रूप से ध्यान से नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ लाइव क्लास आपके लिए एक तरीके से ऑफलाइन क्लासों की तरह ही हो रही है। अगर कोई स्टूडेंट लगातार बैठ की क्लास ले रहा है तो निश्चित तौर पे उसका कोर्स है वो आगे बढ़ रहा है और उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। क्योंकि पहले जो क्लास थी
रिकॉर्डेड क्लास थी, उसमें हम ही बोलते थे, कभी आपसे कोई वार्तालाप नहीं करते थे। अब आपके भी प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं, तो आपके भी हमारे प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं ना। हम कुछ बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, आप बोल रहे हो, हम सुन रहे हैं, ठीक है, प्रश्न आ रहा है, जवाब दे रहे हैं। तो एक तरीके से ऑफलाइन क्लास की तरह ही हो गया। आप कई स्टूडेंट जा रहे हैं फिर आ रहे हैं। अभी एक स्टूडेंट है लगातार ड्रॉप कर रहा है, ये बलराम एंड एक किसका नाम है बेटा? ये अनम्यूट है, क्या नाम है बेटा आपका? बलराम एंड सिंपलैंड क्या लिखा हुआ है ये? हाँ बेटा, न्यू स्टूडेंट। क्या नाम है? अपना नाम बताइए और खुद का नाम लिखिए बेटा। क्या नाम है बेटा? बलराम से लिखा हुआ है। देखिए, हम बात कर रहे थे कि इस कृषि को हमने दो भागों में बांट दिया। एक तो बेटा चावल प्रधान और एक चावल विहीन। मानसून एशिया के क्षेत्र में जीवन निर्वाह कृषि हो रही है, इसको हम कितने भागों में बांट रहे हैं? दो भागों में बांट रहे हैं, एक चावल प्रधान, एक चावल विहीन। आपने चावल प्रधान और चावल विहीन क्यों? क्योंकि जहां चावल की खेती की जाती है, चावल की कृषि को प्रधानता दी जाती है, वो चावल प्रधान क्षेत्र हो गया, और जहां चावल की खेती नहीं की जाती है वो चावल विहीन क्षेत्र हो गया। अब आप बोले साहब सभी जगह चावल क्यों नहीं बोले थे? तो यहाँ पे आपको पता है चावल की खेती है, उसको 100 से 200 सेंटीमीटर क्या चाहिए? वर्षा चाहिए। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। 21 से 27 सेंटीग्रेड क्या चाहिए? तापमान चाहिए। जो जलवायु चावल को चाहिए, अगर हम उसको विपरीत जलवायु में जाके और उसको उत्पादित करेंगे तो उत्पादन हमें प्राप्त नहीं होगा। तो 100 से 200। अब यहाँ पे चावल विहीन यानी वो जिसमें आपके 50 से लेके और 100 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। तो आपके ये जो क्षेत्र है चावल प्रधान वाले, तो आप ध्यान रखना कि समुद्र तटीय जो प्रदेश है, जो तटीय प्रदेश है, भारत का जो तटवर्ती भाग है या जो भी बांग्लादेश का जो तटवर्ती भाग है, ये जो तटीय प्रदेश है, और यहाँ पे दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया नहीं, कौन सा? दक्षिणी कोरिया और जापान का भाग है, यहाँ पे तो की जाती है बेटा चावल प्रधान कृषि। बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करनी। फिर जो भाग बाहर की तरफ है, जो भाग बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ वाले भाग में ज्यादा वर्षा होगी, और ज्यादा वर्षा होगी तो यहाँ चावल के लिए उपयुक्त जलवायु मिल जाएगी, और यहाँ पे हम क्या बोएंगे? चावल बोएंगे। यहाँ तक कि यहाँ थोड़े से भारत में डिफिकल्टी क्या है कि गंगा यमुना का जो मैदान है, यहाँ भी चावल की प्रधानता पाई जाती है। गंगा यमुना का जो मैदान है, यहाँ भी चावल की प्रधानता पाई जाती है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा है ना, वो क्या बोया जाता है? चावल बोया जाता है। भारत का मुख्य खाद्यान्न अगर पूछ ले कोई आपसे, तो मुख्य खाद्यान्न भी क्या है? चावल ही है। हमारे यहाँ जो केवल इसी रीजन में क्या है? गेहूं बोया जाता है। तो ये बाहरी भाग है यहाँ पे चावल, और इसके अलावा जो भाग रह गया इस मानसून रीजन का, भारत का मध्य भाग है, इस भाग में आपके चावल के अलावा, अब चावल के अलावा क्या बोओगे? तो चावल के अलावा बाजरा है, गेहूं है, जौ है, रागी है, सोरपम है, एक्सवाइजेड जो भी है, ज्वार वगैरह, जो भी आप दूसरा अनाज जो जिसमें चावल नहीं है, चावल नहीं है, चावल के अलावा जो अनाज है उसको हम बोएंगे। तो एक प्रश्न तो आपके सामने है कि कितने बार कर दिए? 2। अगर कोई आपसे प्रश्न कर ले कि साहब ये बताइए कि गहन जीवन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल कौन सी हुई? तो गहन जीवन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल हुई चावल। कौन सी हुई? चावल। तो गहन जीवन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल कौन सी हुई? चावल हुई। क्लियर है? अपने पास में 10-15 मिनट का समय है, यहां तक का क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ गया कि वाला? यस या नो? फटाक से बताइए। ठीक है, तो क्षेत्रों की बात मैंने कर ली कि जो चावल रहित है वो आपके सिंधु के मैदान में, गंगा के मैदान में, भारत के आंतरिक भाग में
इन भागों में चावल विहीन कृषि की जाती है, आंतरिक में, बाहरी में चावल प्रधान कृषि की जाती है। बताओ क्लियर? अब अगली जो कृषि पढ़ते हैं, 10 मिनट और है ना, अब अगली कृषि पढ़ते हैं। देखो 10 मिनट है। देखो अगली कोर्स में जो कृषि है वो है रोपण कृषि। कौन सी कृषि बेटा? रोपण कृषि। लेकिन मैं रोपण कृषि को पहले नहीं पढ़ा के विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि को पहले पढ़ा रहा हूं। देखो हमारी जीवन निर्वाह की दोनों फसलें हमने पढ़ ली है। जीवन निर्वाह की दोनों कृषि, एक तो गहन जीवन निर्वाह और एक स्थानांतरित कृषि कंप्लीट हो गई। अब व्यापारिक स्टार्ट करेंगे। व्यापारिक में आपके कोर्स में तो रोपण कृषि दी हुई है, लेकिन रोपण कृषि में से अंतर नहीं आता। रोपण कृषि से क्या नहीं आता? अंतर नहीं आता। इस कारण से अंतर किसमें आएगा? अंतर आएगा गहन में और वाणिज्य अनाज कृषि में। वाणिज्य अनाज कृषि में तो गहन और वाणिज्य, तो गहन तो हमने पढ़ लिया, और वाणिज्य अनाज कृषि हम अब देखते हैं। तो ध्यान से देखना। वाणिज्य अनाज कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि या इसका नाम विस्तृत वाणिज्य से आ जाए तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि या वाणिज्य अनाज कृषि, ये जो कृषि है, हम बात करें पहले उद्देश्य की। उद्देश्य क्या होता है बेटा? व्यापार करना। दूसरी बात करें क्षेत्र की। क्षेत्र का मतलब है कृषि भूमि का एरिया। कृषि भूमि की बात कर रहा हूं मैं, कृषि भूमि का एरिया। तो ये बहुत बड़ा होता है, बड़ा होता है। कृषि भूमि का एरिया क्या होता है? बड़ा होता है। फसल की बात करें, मुख्य फसल, तो मुख्य फसल होती है गेहूं। क्या होती है? मुख्य फसल होती है गेहूं। कौन सी फसल होती है? मुख्य गेहूं होती है। पूरी चर्चा करेंगे गेहूं के अलावा क्या कौन सा। मेन बात कर लेते हैं। व्यापार, कृषि क्षेत्र बड़ा होगा, मुख्य फसल क्या होगी? गेहूं होगी। इसके अलावा हम बात करें कि विश्व के कौन से भागों में की जाएगी, तो ये कृषि भूमि क्षेत्र है और ये कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र की बात करें तो यह कृषि की जाती है मध्य अक्षांशीय, मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में। घास के मैदानों में, मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में कौन सी कृषि की जाती है? याद करना, मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में आपके विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कौन कौन से हैं? तो मैं एक बार मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों के नाम लिख रहा हूं। देखो सबसे पहले यूरेशिया, एशिया और यूरोप दोनों में, एशिया और यूरोप, यहाँ पे आपके घास के मैदान का नाम है स्टेपीज। क्या नाम है? स्टेपीज। और दूसरा आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। मध्य अक्षांश का मतलब है बेटा 40 से 60 के बीच बड़ा, 40 से 60 के बीच में, 40 डिग्री से आपके 60 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, एंड साउथ वाला जो एरिया है वो मध्य अक्षांश में आ गया। जो उत्तरी अमेरिका है उसमें इसको क्या बोलते हैं? प्रेरीज बोलते हैं। आपके अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में इसे बोलते हैं पंपास, ठीक है, अर्जेंटीना में क्या बोलते हैं? पंपास। अफ्रीका, अफ्रीका में इसे बोलते हैं डाउन्स। क्या बोलते हैं? अफ्रीका में बोलते हैं इसे, अफ्रीका सॉरी अफ्रीका में बोलते हैं इसे वेल्स। और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं इसे डाउन्स। न्यूजीलैंड,
न्यूजीलैंड में बोलते हैं इसे कैटरबरी। न्यूजीलैंड में क्या बोलते हैं? कैटरबरी। एक बार रिपीट करते हैं, देखो। अमेरिका यूरेशिया में बोलते हैं स्टेपीज, स्टेपीज घास के मैदान। उत्तरी अमेरिका में बोलते हैं प्रेरीज, और दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में बोलते हैं इसे पंपास। अफ्रीका है, अफ्रीका में बोलते हैं इसे वेल्स। अफ्रीका में क्या बोलते हैं? वेल्स। न्यूजीलैंड में क्या बोलते हैं? कैटरबरी। क्या बोलते हैं? कैटरबरी। और आपके ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं इसे डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं? डाउन्स। अब ये तो बात हो गई क्षेत्र की। कृषि पद्धति की बात करूं मैं, कृषि पद्धति। बेटा वही ध्यान रखना कि अगर क्लास पहले ड्रॉप हो जाती है तो मैं इसको जोड़ लूंगा, अगर अपना टॉपिक क्लियर हो गया तो फिर नहीं जोड़ूंगा, ठीक है। तो कृषि पद्धति है, सभी कार्य किससे होगा? मशीनों से होगा। सभी कार्य किससे होगा? मशीनों के। और ये जितने भी 40 से 60 वाले देश है ना, ये सारे कौन से देश है बेटा? विकसित देश है। और यहाँ पे जनसंख्या कम, तो घनत्व भी क्या होगा? कम। तो कम घनत्व यहाँ पे पाया जाता है। कम घनत्व होगा तो आपके भूमि होगी ज्यादा, और जनसंख्या कम है तो यहाँ पे श्रमिक क्या है? कम है। तो कृषि पद्धतियों के अंदर देखें तो सभी कार्य मशीनों से होंगे, और उद्देश्य है अधिक उत्पादन प्राप्त करना। जहां व्यापार आ गया तो उद्देश्य क्या होगा? अधिक उत्पादन। पूंजी भी क्या लगाई जाएगी? अधिक। पूर्ण रूप से फसलों का ध्यान रखा जाएगा, फसलों में बीमारियों का ध्यान रखा जाएगा, सारा काम किया जाएगा। वह सारी तकनीकी जो हमने गहन में पढ़ी, वो सारी तकनीकी उन्नत बीज वगैरह सब यूज करेंगे, लेकिन सभी काम किससे होगा? मशीनों से होगा, ठीक है। और यहाँ पे श्रमिक क्या है? श्रमिक कम है। श्रमिक क्या है? कम है। और श्रमिक कम होने के कारण यहाँ पे मशीनें काम कर रही है, तो प्रति व्यक्ति जो परिणाम जो निकलेगा, परिणाम जो निकलेगा कि उत्पादन जो होगा वो प्रति व्यक्ति क्या होता है? ज्यादा। और प्रति हेक्टर, प्रति हेक्टर क्या होगा? हेक्टर क्या होगा? कम होगा। प्रति हेक्टर क्या होगा? कम होगा। तो उत्पादन प्रति व्यक्ति ज्यादा और प्रति हेक्टर क्या होगा? कम होगा। प्रति व्यक्ति ज्यादा इसलिए होगा कि व्यक्ति है कितने? 5, और भूमि है कितना की? 15 की। अब ये 5 लोग हैं मशीनों से काम करके, और इन्होंने क्या कर दिया? 10 तक काम कर लिया, तो हेक्टर तो क्या हो गया? कम, और व्यक्ति के अकॉर्डिंग देखे तो क्या हो गया? ज्यादा। तो एक बार फटाक से रिपीट कर लेते हैं, अपने पास में 4-5 मिनट है, ध्यान से देखिए। कृषि उद्देश्य व्यापार है, अधिक उत्पादन प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। सभी तकनीकियों का उपयोग करते हैं, लेकिन सारा काम किससे होगा? मशीनों से होगा। और श्रमिक है कम है, क्योंकि विकसित देश है, घनत्व कम है, भूमि ज्यादा है, श्रमिक कम है, ठीक है। कृषि क्षेत्र है वो मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है, प्रेरीज, स्टेपीज। उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना का पंपास, अफ्रीका का वेल्स, ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, और न्यूजीलैंड का कैटरबरी। ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स और न्यूजीलैंड का कैटरबरी। ये क्या है? आपके क्षेत्र जहां पे ये कृषि कार्य किया जाता है। मुख्य फसल गेहूं है। गेहूं के अलावा भी ये लोग जो राई, सोरपम, आप ज्वार, ये कई चीजें ये उगाते हैं ये लोग, ठीक है। यानी गेहूं तो मुख्य है, और गेहूं को अलावा भी ये फसलें उगाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले भाई गेहूं को अनाज बोला गया अपनी दृष्टि से, इसलिए से अनाज कृषि बोला गया, या गेहूं प्रधान कृषि कौन सी है? तो गेहूं प्रधान कृषि कौन सी? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। कौन सी कृषि बेटा? गेहूं प्रधान कृषि है, ठीक है। अब क्षेत्र बड़ा होता है, क्षेत्र क्या होगा? बड़ा होगा, और इसमें परिणाम क्या निकलेगा? प्रति व्यक्ति ज्यादा और प्रति हेक्टर कम है। अब मैं बोलूं अंतर की बात करूं तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि और गहन जीवन निर्वाह कृषि में अंतर देखो। उसका उद्देश्य क्या था? जीवन निर्वाह करना,
उसका उद्देश्य था जीवन निर्वाह करना, उसका क्षेत्र था छोटा, वहां श्रमिक ज्यादा थे, मशीनों से काम कम हो रहा था, मुख्य फसल थी चावल। क्षेत्र की बात करें तो मानसून एशिया, 2 भागों में बांट दिया, चावल प्रधान चावल विहीन, बाहरी भाग चावल वाले, अंदर भाग चावल विहीन। कृषि पद्धति है उसमें अधिक लाभ के लिए सभी प्रकार की तकनीकों का उपयोग कर रहे थे। परिणाम की बात है तो प्रति व्यक्ति जो उत्पादन था वो था ज्यादा, और प्रति हेक्टर उत्पादन था वो क्या था, कम। प्रति व्यक्ति क्या था, सॉरी, प्रति व्यक्ति यहाँ ज्यादा, वहां प्रति व्यक्ति क्या था, कम, क्योंकि व्यक्ति ज्यादा थे, उत्पादन था कम। थोड़ा सा ध्यान रखना, व्यक्ति ज्यादा थे, उत्पादन था कम, कंफ्यूज मत होना, इसे मैंने भी बोल दिया। प्रति व्यक्ति क्या था वहां पे, कम, और प्रति हेक्टर क्या था, ज्यादा। सारा काम किससे हो रहा था, श्रमिकों से। तो बेटा समझ में आ गया क्या भाई, समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक है, आजाद क्या बोल रहे हैं, 22/2021 को क्या है, 22 को भेजा था, कल कुछ नहीं भेजा आपको। आज आपको इस लेसन के नोट्स भेज दूंगा जो बनते हैं, ऐसा नहीं एक साथ सारे नोट्स नहीं आएंगे, जो बनते हैं उनको भेजता जाऊंगा, और आपके ओबीटी भी साथ साथ भेजूंगा, ठीक है। वैसे कॉलिंग हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप, क्वेश्चन हो तो आप इसमें चैट में लिख सकते हो, अपने पास में 1 मिनट का समय बाकी है। ये जो समझा है मैंने 2 प्रश्न वो समझ में आ गई, 2 प्रश्न समझा दिए, एक तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्या है, और एक गहन जीवन निर्वाह कृषि। और एक 3 नंबर का जो प्रश्न आएगा क्या, कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि और गहन जीवन निर्वाह कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर के बिंदु देगा, क्या देगा, क्षेत्र देगा, कृषि तकनीक देगा, और आपका परिणाम क्या निकला, ठीक है, परिणाम क्या निकला, ये आपको क्या देगा, बिंदु देगा। और कोई प्रश्न करना है बेटा, कल पढ़ाया था उससे आज पढ़ाया, समझ में आ गया? पहले के जितने भी नोट्स आपके पास आ गए, ओबीटी मैंने आपको भेज दिए, वो आप नोटबुक में करते जाना, डिले नहीं करना है काम को। जैसे ही डिले करोगे तो एक दिन आपने काम को डिले किया तो ये मानना कि आप 1 दिन नहीं 2, 4, 5 दिन पीछे चले गए।